अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल BCS। तमाम वीडियो अपडेट के लिए BCS को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एम ए राहत का उर्दू नॉवेल साया पार्ट 3। बाज़ाहिर कोई इतनी अहम बात नहीं थी। बचपन से कब्रिस्तान में ज़िंदगी गुजारी थी। इन कब्रों में सोने वाले बेशक चेहरों से आशना नहीं थे, लेकिन एक रूहानी राब्ता था। इनसे यूँ लगता था जैसे वो सब इसे जानते हों और वो भी इन सब को जानता हो। लेकिन न जाने क्यों उस वक्त इस माहौल में खौफ का एक एहसास था। इसके बदन में सुध लहर दौड़ा दी। गालिबन ये शहरी ज़िंदगी की देन थी। हस्पताल में रहकर तरह तरह के केस, तरह तरह के वाक़यात इल्म में आते रहते थे जो इंसान को बुज़दिल बना देते हैं। इसने अपने आप पर नज़रें की और सोचने लगा, हो सकता है कुछ लोग जज्बाती होकर रात की इस तरह कब्रिस्तान आ गए हों। इसने रोशनी पे निगाहें जमा दी। रोशनी के सामने कुछ इंसानी वजूद नज़र आए और इस वक्त वो उछल पड़ा जब एक तेज़ रोशनी इस कब्र की जगह पड़ी। ये रोशनी न जाने कहाँ से आई थी, लेकिन शहबाज ने इन 4 अफराद को देख लिया जो रोशनी की जद में आते ही बुरी तरह उछल पड़े थे। उसके बाद इन्होंने दौड़ लगा दी थी। फिर वो उस जगह से दीवार को कूद कर भाग गए। शहबाज को एक बार फिर अपनी सोच में तब्दीली करना पड़ी। ये वो लोग नहीं थे जो किसी की याद में तड़पते हुए बेकरार होकर कब्र पर आ गए थे, बल्कि कोई और ही मसला था। एक लफ्ज़ इसके जहन में उभरा, कफन चोर। क्या वो कफन चोर थे? लेकिन इससे पहले कभी इस कब्रिस्तान में ऐसा कोई बात ही नहीं सुनी गई थी। बेशक कफन चोरों का एक तस्वर था, लेकिन अल्लाह की ही रहमत थी कि इस कब्रिस्तान में कभी चर्सियों या नशा करने वालों को पाया गया था, न कभी ऐसी कोई वारदात हुई थी। इस तरह के वाक़यात बेशक कई बार सुनने में आए थे, लेकिन ये कब्रिस्तान ऐसी जगह की वारदात से महफूज रहा था। क्या ऐसे किसी काम का आगाज़ यहाँ भी हो गया है? सारी बातें अपनी जगह, लेकिन इसने हीरो बनने की कोशिश नहीं की। तन्हा था, पता नहीं क्या किस्सा है। इस वक्त इस जगह जाकर तहकीकात करना इसके बस की बात नहीं थी। फिर न जाने क्यों खौफ का एहसास इतना शदीद हुआ कि वो अंदर आ गया। अब्बा भी मौजूद नहीं है। गुलाब खां मुकम्मल तौर से कब्रिस्तान का मुहाफिज था। एक एक कब्र पर निगाह रखता था, फ़र्ज़ भी पूरा करता था और अपनी ड्यूटी भी सर अंजाम देता था। बहरहाल न जाने कब तक वो इस बारे में सोचता रहा और फिर नींद आ गई। सुबह जागा तो रात के वाक़यात याद आ गए। अगर वो ऐसे लोग थे जो अपनी किसी करीबी अजीज़ की कब्र दीवार से कूद कर आ गए थे और फातिहा ख़्वानी वगैरह कर रहे थे, फिर इस तरह भागी क्यों? वो तेज़ रोशनी जो इंतहाई सफ़ेद थी किसी टॉर्च वगैरह की तो नहीं हो सकती, क्योंकि टॉर्च इतने बड़े हिस्से का जगह तो नहीं ले सकती। बहरहाल इसने हाथ मुँह वगैरह धोया। इसके बाद बहन से चाय मांगी। मुनीज़ा ने इसे चाय दी और फिर इसने सर पर कपड़ा लपेटा, फावड़ा वगैरह लेकर बाहर चल पड़ा। मुनीज़ा ने इसे देखा तो बोली, वाह डॉक्टर साहब वाह, तुम्हारे हाथों में तो चीर फाड़ के औजार होने चाहिए। वो जो कहते हैं ना, क्या होता है वो मुआ जो पेट फाड़ कर क्या जाता है। शहबाज हंस पड़ा। इसने कहा, देखा अम्मा, मेरी बहन मुझे कसाई कहने पर तुली हुई है। चीर फाड़ करने वाले को तो कसाई होते हैं ना, बस इस बेचारी को क्या मालूम। अम्मा वो क्या होता है जो क्या जाता है, क्या कहते हैं इसको? ऑपरेशन? शहबाज बोला। हाँ वही, मुनीज़ा बोली। ऑपरेशन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं मुनीज़ा, मैं तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा करने जा रहा हूँ। अब्बा सुबह उठने के बाद कब्रिस्तान का पूरा चक्कर लगाते हैं। कोई कब्र ख़राब होती है, किसी की मट्टी बैठी होती है तो अब्बा से ठीक करते हैं। मैं भी वही करने जा रहा हूँ। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा। डॉक्टर बनने के बाद भी दिल में अल्लाह का ऐसा खौफ रहना चाहिए, इस तरह डॉक्टर रहता है, कसाई नहीं बनने पाता। अम्मा मेरे लिए हमेशा यही दुआ करना, मैं डॉक्टर ही रहूं, शहबाज ने कहा और फावड़ा कंधे पर रखकर बाहर निकल आया। हुलिया भी ऐसा ही बना लिया था यहाँ आकर, जबकि वो एक खुश लिबास डॉक्टर तस्वर किया जाता था। लेकिन इस वक्त कमीज शलवार और कंधे पे फावड़ा देखकर से कोई भी ये कह सकता था कि बेशक घुड़कन है मगर खूबसूरत आदमी है। कब्रों की देखभाल करता हुआ वो आगे बढ़ता रहा। इसे 2 आदमी खड़े नजर आए जो कब्र पर फातिहा ख़्वानी करने आए हुए थे। सुबह को फूल
बेचने वाला पड़ोसी लड़का गेट खोल देता था। जिम्मेदारी इसकी सुपुर्द थी क्योंकि इससे इसका रोज़गार चलता था। इसके साथ एक और लड़का रहता था जिससे गुलाब खां अक्सर काम ले लिया करता था। इसका नाम रहीम था। रहीम ने शहबाज को देखा तो जल्दी से वो 2 कनस्तरों में पानी भरकर ले आया। इन दोनों अफराद के पास पहुंच गया जो फातिहा ख्वानी कर रहे थे। दोनों आने वालों ने फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ रहे। कोई काम नहीं था यहाँ, इसलिए शहबाज आगे बढ़ गया और फिर फासला तय करके रात वाली कब्र पहुंच गया। लेकिन कब्र की हालत देखकर वो एकदम ठटक गया। कब्र बाकायदा खोदी गई थी और स्लीव्स निकालकर एक तरफ डाल दी गई थी। मिट्टी दोनों तरफ फैली हुई थी। शहबाज एक बार फिर शदीद तजस्सुस का शिकार हो गया। रात को इसने अपनी आंखों से जो कुछ देखा था उस वक्त वो कुछ और ही शक्ल इख्तियार कर गया था। इसने फावड़ा एक तरफ रखकर जल्दी से खुली हुई कब्र में निगाहें दौड़ाई। देखना चाहता था कि अगर किसी ने कफन चुराने की कोशिश की है तो इसमें कामयाब नहीं हुआ होगा। जब कब्र में झांका तो उसे एक अजीब व गरीब मंजर नज़र आया। लाश कब्र के अंदर मौजूद थी। कफन भी जिस्म पर था लेकिन चेहरा खुला हुआ था। लंबे लंबे सिया बाल बिखरे हुए थे और नुस्वानी वजूद के नकूश नुमाया थे। बेहद दिलकश चेहरा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हैरतनाक बात थी वो ये कि इसके पहलू में नौज़ैदा बच्ची नज़र आ रही थी। बच्ची इसके पहलू में लेटी हुई थी और इंतहाई हैरतनाक मंजर ये था कि वो हाथ पाँव मार रही थी। नामुमकिन, कतई नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। सारा खौफ और तजस्सुस जहन से निकल गया। फ़र्ज़ जाग उठा। कुदरत के काम कुदरत ही जाने। वो जिसे ज़िंदगी देना चाहे वो दे सकता है। भला इसके लिए क्या मुश्किल है। तवील अरसे तक मलबे तले दबे रहने वाले इंसानों को इसने ज़िंदगी से नवाजा। शदीद तरीन ज़लज़ले से जो मुतासिर हुए इनमें से बहुत से लोगों को ज़िंदगी दी। इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वो सब कुछ भूल कर कब्र में उतर गया और फिर इसने किसी बात की परवाह किए बग़ैर बच्ची को कब्र से निकालकर सीने में छुपा लिया। इसके बाद एक लम्हे के अंदर अंदर वो कब्र से बाहर और तेज़ी से दौड़ता हुआ घर की तरफ भागा। हैरत ने इसे दीवाना कर दिया था। घर में दाखिल हुआ तो जेरा और मुनीरा इसे हैरत से देखने लगे। फिर इन्होंने इसके हाथों में दबी हुई शे को देखा और आगे बढ़कर आए। इसने हाँफते हुए लहजे में कहा, अम्मा तुम इसे संभालो, मैं भी आता हूँ। इसने बच्ची को माँ की गोद में दिया और दौड़कर अंदर से स्टेथोस्कोप और एक आधा चीज़ निकाली और इसके बाद बाहर निकल गया। जेरा और मुनीरा हैरत से बच्ची को देखते रहे। जेरा ने कहा, हाय हाय, अरे मुनीरा तू जल्दी से पानी गर्म कर, यह अभी पैदा हुई बच्ची लगती है, ये कहाँ से मिल गई इसे। मैं पानी गर्म करती हूँ अम्मा। वो दोनों बच्ची की सफाई सुथराई में लग गए। शहबाज एक बार फिर कब्र के पास पहुँचकर कब्र में उतर गया। फातिहा ख्वानी के लिए आने वाले जा चुके थे और अब रहीम के सिवा कब्रिस्तान में कोई नहीं था। कब्र में जगह बेशक तंग थी लेकिन जिस तरह भी बन पड़ा इसने आला लगाकर औरत के जिस्म का जायज़ा लिया। तमाम तर मुआयने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि औरत में ज़िंदगी के कोई असर नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर मुर्दा है। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि वो जिस्मानी तौर पर अभी बिल्कुल ठीक थी, जबकि इसकी तदफीन के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था कि कब हुई है। ये सारा जायज़ा लेने के बाद अब औरत में ज़िंदगी के आसार बिल्कुल नहीं है और किसी लाश को कब्र से निकालना कानूनी और अखलाकी तौर पर जुर्म है। इसने गहरी सांस लेकर रहीम की तरफ देखा जो इसके बिल्कुल बराबर खड़ा हुआ था। फिर इसने कहा, आओ कब्र बंद करें। रहीम खामोशी से इसके साथ कब्र बंद करवाने लगा और इसके बाद मिट्टी से पूरी कब्र दुरुस्त कर दी गई। क्या किस्सा है साहब जी? रहीम ने पूछा। बस रहीम, किसी जानवर वगैरह ने ये कब्र खोदी है। जानवर ने स्लीप भी हटा दी साहब जी? पता नहीं वो जानवर था या इंसान। वैसे रहीम तुम ये बताओ, मैं तो शहर में होता हूँ, कभी यहाँ से कोई लाश चोरी हुई है या कफन वगैरह चुराया गया है? नहीं जी, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी। ना कफन चुराया गया है, ना लाशें भी चुराई जाती हैं साहिब जी। इंसान पता नहीं क्या कुछ करता है। जाओ तुम हाथ वगैरह धो लो, इसने रहीम को टालते हुए कहा। बच्ची के लिए इसके दिल में शदीद तजस्सुस था। वो बर्क़ रफ्तारी से घर की जानिब बढ़ गया। घर में भी खूब हंगामी आराई हो रही थी। मुनीज़ा ने बच्ची को खूब साफ़ सुथरा कर लिया था और बेहद जायज़ निगाह थी और मुनीज़ा
اس پر قربان ہوئی جا رہی تھی۔ ماں نے اس سے پوچھا، کون ہے یہ شہباز؟ تو نے کچھ بتایا ہی نہیں، کہاں سے آیا ہے اسے؟ شہباز نے گہری سانس لی اور بہن سے بولا، اب اس بچی کو تھوڑا سا لیٹاؤ اور مجھے چائے بنا کر دو۔ منیزہ نے بچی کو ماں کی گود میں دیا اور اس کے بعد چائے بنانے چلی گئی۔ جیرا مسلسل تشویش کا شکار تھی۔ بتا تو صحیح، گہری گہری سانسیں لے رہا ہے، تیری کس مریض کی بیٹی ہے یہ؟ قبرستان میں کہاں سے آ گئی؟ اماں ایسی انہونی ہوئی ہے کہ کسی کو بتاؤں تو مجھ پہ خوب ہنسے گا۔ بات کیا ہے مجھے تو بتا تو صحیح۔ شہباز نے ایک گہری سانس لی اور بولا، اچھا تو مجھے ایک بات بتا اماں، فرض کر کوئی لڑکی یا عورت ماں بننے والی ہو، اس کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی موت کے بعد اس کے ہاں اولاد پیدا ہو سکتی ہے؟ جیرا کا منہ حیرت سے کھل گیا، پھر وہ بولی، لے مجھے کیا معلوم ہے، تو ڈاکٹر ہے، تجھے اتنی سی بات پتہ نہیں ہے؟ ماں کے ساتھ اولاد بھی مر جاتی ہے کیونکہ اسے سانس نہیں ملتی، مگر یہ سوال کیوں کر رہا ہے تو؟ میں تجھے بتاؤں اماں، یہ بچی ایک بند قبر میں تھی، قبر تھوڑی سی کھل گئی تھی اور اس میں مجھے وہ مردہ عورت نظر آئی، مگر اس کے پہلو میں یہ زندہ بچی لیٹی ہوئی تھی۔ قبر بند تھی پہلے تو اور کہاں کیا اماں؟ مجھے تو یہی نہیں معلوم کہ ابا نے کب اس میت کو دفنایا تھا۔ کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہا ہے، ایک بند قبر میں اور کوئی زندہ بچ جائے؟ ویسے اللہ میاں معجزے دکھاتا رہتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر مذاق کر رہا ہے تو مجھ سے؟ شہباز، اماں بالکل مذاق نہیں کر رہا، ایسا ہی ہوا ہے، بس تو یہ سمجھ لے کہ یہ بچی مجھے قبر سے ملی ہے اور وہ اپنی اماں کے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی اور ماں مر چکی تھی۔ ہاں ماں، کتنی بار بتاؤں، میں نے آلے سے پوری طرح اس عورت کو چیک کیا ہے اور اس بات کی گنجائش نہیں چھوڑی کہ اس میں زندگی ہے۔ یہ تو بس مولا کا کرم ہے، پتہ نہیں کیا قصہ ہے۔ اتنی دیر میں منیزہ چائے لے کر آ گئی تھی۔ ہاں بھیا، بتایا تم نے اماں کو کون ہے یہ بچی؟ جو کچھ یہ بتا رہا ہے منیزہ، تو سنے گی تو حیران رہ جائے گی۔ ماں نے منیزہ کو تفصیل بتائی اور منیزہ شرارت بھری نگاہوں سے شہباز کو دیکھنے لگی، پھر بولی، اور اب تم ان کی بات پر یقین کر لو گی؟ یہ تو اس طرح کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں، کسی دوست وغیرہ کی بیٹی ہوگی۔ ارے تو بالکل پاگل ہے، دوست کی ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے ہمیں اس کی صفائی ستھرائی کے لیے بھیج دیا ہے؟ منیزہ کا منہ بھی حیرت سے کھل گیا تھا، پھر اس نے محبت بھری نگاہوں سے بچی کو دیکھتے ہوئے کہا، تب تو پھر یہی کہا جائے گا یہ اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہائی کتنی پیاری ہے شہباز، میں لے لوں؟ منیزہ کے انداز پر شہباز ہنس پڑا، پھر بولا، یہ تو ایسے کہہ رہی ہے اماں جیسے میں بازار سے کوئی چیز خرید کر لایا ہوں اور یہ مجھ سے مانگ رہی ہو۔ بڑی الجھن کی بات ہے اماں، تو یقین کر میڈیکل سائنس اس بات کی نفی کرتی ہے کہ قبر میں کوئی ماں بننے والی عورت دفن ہو جائے اور اس کے بعد قبر میں ہی بچی کو جہنم دے دے۔ کوئی بھی سنے گا تو ہنسے گا، اور میں نے بھی اپنی میڈیکل کی تعلیم میں کوئی ایسی بات کبھی نہیں پڑھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے سینئرز کو بتاؤں گا تو وہ بھی یقین کریں گے، لیکن بہرحال یہ ایک تجربہ ہوگا زندگی کا۔ سیدھی سادھی عورتیں بھلا اس بارے میں کیا بحث کرتی؟ پورا دن گزر گیا، بچی خوش و خرم تھی۔ منیزہ نے کچھ چیزیں شہباز کو لکھوائیں اور وہ بازار چلا گیا۔ دودھ کے فیڈر، دودھ کے ڈبے، کپڑے، ساری چیزیں لے کر وہ واپس آ گیا۔ شام ہو گئی اور پھر رات بھی گزر گئی۔ بچی منیزہ کے پاس ہی سوئی تھی۔ پھر دوسرے دن غیر متوقع طور پر گلاب خاں واپس آ گیا، حالانکہ وہ 2-3 دن کے لیے گیا ہوا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی واپسی ہو گئی۔ جیرا نے پوچھا تو بولا، بس وہ لوگ کسی شادی میں جا رہے تھے، میں نے سوچا کہ میری وجہ سے ان کی شادی کا پروگرام خراب نہ ہو، میں آ گیا، اس سے بس ملنا ہی تو تھا۔ اور پھر میرا بیٹا بھی کافی دن کے بعد شہر سے آیا ہے، اس کے ساتھ بھی تو کچھ وقت گزارتا۔ گلاب خاں نے پیار سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر بولا، تم لوگوں کے چہرے پہ ایسی کوئی بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا ہو گیا؟ نہیں ابا، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، آپ آرام سے بیٹھو، بتاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے؟ ہاں، بڑی حیرت کی بات ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ابا، وہ جو نیم کا درخت ہے کے پاس ایک قبر بنی ہوئی ہے، کتنی پرانی ہے؟ لے، نیم کے درخت کے پاس تو بہت ساری قبریں بنی ہوئی ہیں، کون سی قبر کی بات کر رہا ہے تو؟ میں تمہیں دکھاؤں گا وہ قبر۔ کیوں، کیا ہوا اس قبر کو، کوئی بات تو بتا۔ ابا، میں رات کو باہر بیٹھا ہوا تھا، کوئی 12 ساڑھے 12 بج رہے تھے،
बूंदा बांदी हो रही थी। मैंने देखा कि कुछ लोग इस कब्र के पास मौजूद हैं और वहाँ थोड़ी सी रोशनी हो रही है। मैं इंतज़ार करता रहा, फिर किसी तरफ से कब्र पे एक तेज़ रोशनी पड़ी और वो लोग दीवार कूदकर भाग गए। तब मुझे हैरत हुई। रात को तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन सुबह मैंने इस कब्र के पास जाकर देखा तो कब्र खुली हुई थी, स्लिस हटी हुई थी। कब्र में एक कफन पोश औरत की लाश नजर आ रही थी जिसका चेहरा खुला हुआ था। लेकिन जो हैरानी की बात थी वो ये थी कि इसके बराबर में एक नौज़ेदा बच्ची लेटी हुई थी जो जिंदा थी। क्या बक रहे हो जेरा, क्या कह रहा है ये? सच कह रहा है, हम तो खुद हैरान हैं। फिर क्या हुआ? गुलाब खां ने पूछा। अब्बा, औरत तो मुर्दा थी। मैंने इसका अच्छी तरह जायज़ा ले लिया, मगर बच्ची जिंदा थी। मैं इसे निकाल कर ले आया। कहाँ गई वो? अंदर मौजूद है। गुलाब खां का मुंह हैरत से खुल गया। हाँ अब्बा, अंदर मौजूद तंदुरुस्त है, इसके लिए मुनीज़ा ने चीज़ें मंगवाई हैं और वो आराम से। मगर कौन सी कब्र की बात कर रहा है तू? चल ज़रा मुझे दिखा। अब्बा आराम से बैठो, कुछ चाय वाय पियो। पागल हुआ है तू? इतना हैरान कर दिया तूने मुझे कि अब भला चाय पानी की गुंजाइश ही नहीं। चलो मेरे साथ। और शहबाज बाप को इस कब्र के पास ले गया जो अब इसने मिट्टी डालकर बराबर कर दी थी। अरे बाप रे बाप, ये कब्र? क्यों, कोई ख़ास बात है? मगर ये कब की बात है? तूने कब इस बच्ची को निकाला? अब्बा कल ही की तो बात है। इसको तो 7-8 दिन हो गए। ये कैसे हो सकता है? 7-8 दिन एक बच्ची बंद कब्र में ही रही? मुझे तो ये मालूम नहीं था। बस कुछ मैंने तुम्हें बताया वो सच है। बच्ची घर में है? हाँ। बस ये हुआ था, उस रात भी बारिश हो रही थी और मैं घर के बाहर बैठा हुआ था। कब्रिस्तान में सोते हुए लोगों को देख रहा था कि इन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। दूर से एक जनाजा आता हुआ नजर आया। 12 बज चुके थे। 12 बजे के बाद तदफीन की इजाज़त नहीं है। मैंने इनसे कहा कि भाई सुबह को मैयत ले आना, मगर नहीं माने। इनमें से एक ने कहा मैं इस इलाके का इंस्पेक्टर हूँ। दूसरे के बारे में इसने बताया कि मजिस्ट्रेट है। मैंने कहा कि भाई कानून तो आपने खुद ही बनाया है। इन्होंने कहा भाई ये मजबूरी है, हम रात पर मैयत को रख नहीं सकते। मजबूरन मुझे तदफीन करना पड़ी। अब्बा रजिस्टर में इनका नाम पता लिखाया होगा आपने? हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे दिखाइए, कौन लोग हैं ये लोग? ज़रा थोड़ी सी मालूमात तो की जाए। किस्सा क्या है? बड़ी हैरत की बात है। वो लोग वापस आ गए। घर आकर गुलाब खां ने रजिस्टर निकाला और इनमें उन लोगों का लिखा हुआ पता वगैरह तलाश करने लगे। इसने रजिस्टर में वो पता तलाश करके शहबाज के सामने पेश कर दिया और शहबाज ने इसका लिखा हुआ पता पढ़ा। फिर बोला, अब्बा चलोगे ज़रा मेरे साथ? हाँ क्यों नहीं चलूँगा, ज़रा मालूम करते हैं क्या किस्सा था। इसके बाद गुलाब खां ने बामुश्किल तमाम थोड़ा बहुत नाश्ता किया। शहबाज ने भी अपना लिबास तब्दील किया और फिर वो पता तलाश करते हुए वहाँ पहुँच गए। जिस मोहल्ले का पता लिखवाया गया था इसमें इस नाम का किसी पद का कोई निशान नहीं था। थाने पहुँचने तो इंस्पेक्टर से मुलाकात हुई, लेकिन इन लोगों ने असलियत नहीं बताई थी, बल्कि ऐसे ही गुरकन की हैसियत से तस्करा कर दिया था। यहाँ किसी की तलाश में आए हैं। ये इंस्पेक्टर वो नहीं था जो इस रात को तदफीन के सिलसिले में इनके पास आया था। सारा नाम पता सब कुछ गलत था। दोनों नाकाम वापस आ गए। कुछ समझ नहीं आता क्या बात है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। गुलाब खां ने ठंडी सांस लेकर कहा। कुछ लम्हों के लिए रफ़ीक खुद भी मुतासिर हो गया था। मौलवी इदरीस ने अली बहुत ही नरम और मोहब्बत से गुफ्तगू करने वाले आदमी थे। रफ़ीक इनसे मिला। वहाँ चंद अफराद मौलवी साहब की खिदमत में हाजिर थे और इनसे अपने मसाइल बयान कर रहे थे। इदरीस अली किसी पर दम कर रहे थे, किसी को तावीज़ दे रहे थे और किसी को तसल्लियाँ दे रहे थे। इसकी मुश्किल दूर हो जाएगी। रफ़ीक की बारी आई तो इसने दस्त बस्ता सर झुकाकर कहा, हजूर वाला, मैं एक अहम सिलसिले में चौधरी शाहनवाज की हवेली से आया हूँ। अच्छा, चौधरी साहब कैसे हैं? वो तो बहुत अच्छे हैं, अक्सर मेरे पास आते रहते हैं। हजूर वाला, कुछ ऐसी मुश्किलात पेश आ गई हैं कि आपको हवेली में बुलाया गया है। ओह अच्छा, बुलाया गया है। इदरीस अली किस कदर उलझे हुए लहजे में बोले, फिर कहने लगे, कब चलना है? मोटर लेकर आया हूँ, बस हजूर का हुक्म का इंतज़ार है। ठीक है, हम अभी कुछ देर के बाद तुम्हें बताते हैं, इदरीस अली ने कहा और अंदर हुजरे में चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद वापस आकर बोले,
اصل میں یہاں کے کچھ انتظامات کرنا ہوتے ہیں، مگر ٹھیک ہے، ہمیں زیادہ وقت تو وہاں نہیں رکنا ہوگا۔ نہیں حضور، موٹر حاضر ہے، بستی سے حویلی تک کا سفر بہت زیادہ نہیں ہے۔ سبحان گلی کا ہماری آبادی سے فاصلہ ہی کتنا ہے، پھر آپ کو واپس چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم انتظام کر آئے ہیں، چلیے ہم تیار ہیں۔ ادریس علی رفیق کے ساتھ موٹر پر بیٹھ کر اور موٹر چل پڑی۔ راستے میں وہ صرف پڑھتے چلے آئے تھے، انہوں نے مزید کچھ نہیں پوچھا تھا۔ البتہ حویلی میں رفیق انہیں لے کر چور دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ادریس علی ٹھٹکے تھے، مگر اپنی نرم رویے کی باعث انہوں نے رفیق سے کوئی سوال نہیں کیا تھا اور خاموشی سے اندر داخل ہو گئے تھے۔ رفیق انہیں کئی غلام گردشوں سے گزرتا ہوا آخرکار ایک بڑے کمرے میں لے گیا جو چوہدرائن کا خصوصی نشست گاہ تھا۔ شاہینہ بیگم نے بڑے خلوص کے ساتھ ادریس علی کا استقبال کیا تھا۔ تشریف رکھیے بابا صاحب، آپ کے آنے سے مجھے دلی خوشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے۔ چودھری صاحب کہاں ہیں؟ ادریس علی نے سوال کیا۔ وہ اس وقت باہر گئے ہوئے ہیں، اصل میں مجھے آپ سے کام تھا۔ ادریس علی کے چہرے پر تھوڑے سے تجسس کے آثار نظر آئے۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر شاہینہ بیگم کو دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ جی فرمائیے بابا صاحب، پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ آپ میرے لیے جو کچھ کریں گے اس کے صلے میں آپ کو اتنا کچھ دوں گی کہ آپ اپنی زندگی کا بقیہ حصہ سکون سے کاٹیں گے۔ نہیں بی بی، اللہ کا کام اللہ ہی کے پاس رہنے دو، رزق دینے والا وہی ہے اور انسانی حاجات بھی وہی پوری کرتا ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو اپنی اصلاح کر لو کہ دینے والی ذات صرف ذات باری کی ہے، ہمارے کام دوسرے ہیں۔ کبھی کسی کو کچھ دینے کے دعویٰ مت کرنا، کیونکہ دلوانے والا کوئی اور ہی ہے۔ خیر اپنا کام بتاؤ، کیا چاہتی ہو؟ اوکے دوست، کمنٹ کر کے آج کی اسٹوری آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔